महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा भी जानते हो तो आपने बाला साहब ठाकरे का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने फायर ब्रांड हिंदुत्व के लिए जाने जाते थे और जिनके एक ही इशारे पर पूरा महाराष्ट्र रुक जाता था और जो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन उन्हीं की फैमिली ने उनके सपनों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आज हम बात करेंगे कि कैसे विवेक ओबरॉय के करियर की तरह शिवसेना का डाउनफॉल हुआ और क्या उद्धव और राज ठाकरे का साथ महाराष्ट्र में बाला साहब की शिवसेना को वापस ला पाएगा। देखिए, शिवसेना की आज क्या हालत हो रखी है, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि बाला साहब ने शिवसेना को कैसे महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में पावर हाउस बनाया और उनकी कोर आइडियोलॉजी क्या थी। जिसने हिंदुत्व छोड़ दिया उसका क्या बोलना। अब लोग उनको जनाब 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 करके बोल रहे हैं। बाला साहब थे, उनके लिए तो जान यानी बहुत अलग व्यक्ति थे वो। लेकिन अब कहता है उद्धव बाला साहब ठाकरे ने पूरा हिंदुत्व छोड़ दिया, की पार्टी होगी वो। मशाल वाली अब मुस्लिमों की पार्टी है 100%। बाला साहब ठाकरे ने अपने करियर की शुरुआत एक कार्टूनिस्ट के तौर पर की थी। उनके कार्टून्स अक्सर सोशल, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल इश्यूज पर बेस्ड होते थे, चाहे मुस्लिम लीग हो, कम्युनिज्म हो या फिर करप्ट पॉलिटिशियंस हो। उनके कार्टून्स फ्री प्रेस जर्नल जैसे बड़े मीडिया आउटलेट्स में छपने लगे। उनका कार्टून का करियर काफी सक्सेसफुल रहा और फिर अल्टीमेटली उन्होंने 1960s में मार्मिक नाम की एक वीकली मैगजीन लॉन्च की अपने भाई श्रीकांत के साथ। ये श्रीकांत ठाकरे जी का नाम याद रखिएगा क्योंकि यही राज ठाकरे के पिता हैं और इस कहानी में ये बात काफी रिलेवेंट होने वाली है। तो मार्मिक अपने एंटी कम्युनिस्ट नेचर की वजह से महाराष्ट्र में काफी पॉपुलर होने लगा। इसके अलावा मार्मिक में बाला साहब मराठी लोगों की समस्याओं को भी उठाने लगे। बेसिकली वो इस बात से नाराज थे कि महाराष्ट्र में गुजराती और साउथ इंडियन माइग्रेंट्स की वजह से जो मराठी लोग हैं वो इम्पोर्टेंट जॉब से वंचित रह जा रहे हैं या उन्हें वो जॉब नहीं मिल पा रही जो वो डिजर्व करते हैं। यहाँ पर उन्होंने मराठी मानुष का एक कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश किया, जहाँ वो मराठी लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने स्वाभिमान पर गर्व करना सिखाते थे। हम 26 जनवरी तक का समय देते हैं कि अगर बेलगांव का मसला हल नहीं हुआ तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या देश के गृह मंत्री और उप पंत प्रधान मोरारजी देसाई को चेतावनी देते हैं, मुंबई तो क्या महाराष्ट्र की सीमाओं तक घुसने नहीं देंगे। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक इमोशनल और एक कल्चरल आइडेंटिटी का सोर्स बना और धीरे धीरे ये मैगजीन महाराष्ट्र के लोगों के दिल की आवाज बन गई। इसके बाद बाला साहब को समझ में आने लगा कि सिर्फ कार्टून्स और आर्टिकल्स से काम नहीं चलेगा। फिर बाला साहब ठाकरे भी समझ चुके थे कि ये जो सूडो सेक्युलर कांग्रेस है और उसके डोमिनेशन में इंडिया का जो हाल है और इसमें हिंदुत्व और मराठी अस्मिता की बात अगर आगे बढ़ानी है तो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स चाहिए। और इसी सोच के साथ 19 जून 1966 में उन्होंने शिवसेना का गठन किया। शिवसेना यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना, जो इनिशियली एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मराठी मानुष के लिए डेडिकेटेड था। शिवसेना ने इनिशियली मराठी यूथ के लिए 80% जॉब रिजर्वेशन की डिमांड की थी। इन इश्यूज की वजह से उनका लोकल सपोर्ट काफी बढ़ने लगा। हालांकि धीरे धीरे बाला साहब को ये रियलाइज हुआ कि 80% रिजर्वेशन असल में काफी अनरियलिस्टिक डिमांड है और इसीलिए फाइनली उन्होंने इस डिसीजन को पीछे रख दिया और इसकी जगह अपना फोकस पूरी तरह से कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ने में लगा दिया। 1970s के दौरान शिवसेना ने कम्युनिस्ट के खिलाफ काफी बड़ा विरोध शुरू किया और महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज में उनका इन्फ्लुएंस खत्म करने की कोशिश की। इस समय पर कम्युनिस्ट और शिवसेना के बीच में काफी वायलेंस भी शुरू हो गया था और कुछ बड़े कम्युनिस्ट के मर्डर में शिवसेना पर आरोप भी लगाया गया, जिस आरोप के चक्कर में बाला साहब ठाकरे को जेल में डाल दिया गया था। लेकिन उनके जेल जाने से उनके सपोर्टर्स इतना नाराज हुए कि पूरा महाराष्ट्र इस आग में जलने लगा। और उसके बाद महाराष्ट्र के सीएम वसंतराव नायक ने इस वायलेंस को बंद करवाने के लिए डायरेक्टली बाला साहब को लेटर लिखा और फिर बाला साहब ने पब्लिक से अपील की। शिव सैनिकों से आह्वान करता हूँ कि जैसे भी हो जल्दी से जल्दी मुंबई में शांति और सुव्यवस्था कायम करने में जुट जाए। बाला ठाकरे। फिर क्या था, जो काम पुलिस और सरकार नहीं कर पाई वो उनकी एक अपील नहीं कर दिया।
इस अपील के तुरंत बाद पूरी तरह से वायलेंस खत्म हो गया और जो तोड़फोड़ हुई थी उसको शिव सैनिकों ने वापस खुद ही ठीक कर दिया। और फिर इसी वजह से देखते ही देखते महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे को सरकार से भी ऊपर मानने लगी। इनका इन्फ्लुएंस इतना बढ़ने लग गया था कि गवर्नर हाउस के कंपैरिजन में उनके घर मातोश्री में ज्यादा हाई प्रोफाइल विजिटर्स आने लगे, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, रजनीकांत हो या फिर माइकल जैक्सन ही क्यों ना हो। बाला साहब ठाकरे को कांग्रेस की सूडो सेक्युलरिज्म और मुस्लिम अपीजमेंट से हमेशा से सख्त नफरत थी और इसीलिए बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि भाई हम माइनॉरिटीज के साथ जस्टिस जरूर करेंगे, लेकिन शिवसेना भारत में हिंदुत्व की राजनीति को सपोर्ट करती है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो अपने धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकता वो अपने परिवार और अपने समाज के लिए क्या ही खड़ा होगा। I am a Hindu, a mad Hindu. You call yourself mad? Pardon? You call yourself Don't mad? be that smart. No, why? I put any invented commas to mad. 90s के दशक में जब कश्मीर में आतंकवाद अपने पीक पर था, तब कश्मीर के कश्मीरी हिंदुओं को वहां से भगाया जा रहा था। जब पूरा देश चुप बैठा था, उस समय अकेले बाला साहब ठाकरे ने सबसे पहले कश्मीरी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई थी और सिर्फ आवाज नहीं उठाई थी बल्कि महाराष्ट्र में उन्हें बसाया भी था। उनके रहने से लेकर एजुकेशन तक सभी की व्यवस्था भी की थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र के सभी कॉलेजेस में कश्मीरी हिंदुओं के लिए 5% सीट रिजर्व रखी गई थी। कई कश्मीरी हिंदुओं का कहना था कि इतना करने के बाद भी बाला साहब ठाकरे ने उन्हें कभी एज अ वोट बैंक इस्तेमाल नहीं किया। इवन जब राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा था तब भी बाला साहब ने बिना किसी झिझक के अपना सपोर्ट राम मंदिर को दिया। उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल। आप ये मानते हैं ये बाबरी मस्जिद गिराने दी गई है, इसके नीचे हमारा जो टेम्पल था, मंदिर था राम का, वो हमने ऊपर लाया। इनफैक्ट जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी उसके बाद भी बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि इस पर वो प्राउड फील करते हैं। इवन जब बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद मुंबई में दंगे हो रहे थे तब शिवसेना के शिव सैनिक ओपनली हिंदू कम्युनिटी के सपोर्ट में खड़े थे। इवन जब 1993 में हिंदू भक्तों को धमकी दी गई थी कि अगर अमरनाथ यात्रा पर जाओगे तो वापस नहीं लौटोगे, तब बाला साहब ने ओपनली कहा था कि अगर एक भी हिंदू भक्त पर खरोच आती है तो शिवसेना ये हर्ष करेगी कि महाराष्ट्र से एक भी मुसलमान हज के लिए कभी नहीं जा पाएगा। फिर क्या था, उस साल अमरनाथ यात्रा हुई और एक भी हिंदू भक्त को खरोच नहीं आई। और तो और जब इंदिरा गांधी पर हमला किया गया था तो उसके बाद भी लगभग पूरे भारत में कांग्रेस वर्कर्स ने सिखों पर अटैक किए थे। दिल्ली में 3000 से ज्यादा सिखों पर अटैक किया गया था, लेकिन बॉम्बे में बाला साहब की वजह से सिखों पर अटैक नहीं हुआ। बाला साहब ने ओपनली कहा था कि उनके रहते हुए महाराष्ट्र में किसी सिख को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और याद रखिए उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी और इस बात को देश के पहले सिख प्रेसिडेंट यानी जेल सिंह ने भी ओपनली एक्नॉलेज किया था। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को अपना ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया था। बाला साहब ऐसे पहले लीडर थे जिन्होंने पाकिस्तान से भारत के सभी तरह के पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक और सपोर्टिंग रिश्ते खत्म करने की डिमांड की थी। उन्होंने कहा था कि वो महाराष्ट्र में किसी भी पाकिस्तानी या बांग्लादेशी को घुसने नहीं देंगे। वो महाराष्ट्र की शान की तरह देखे जाने लगे थे। बाला साहब आम लोगों की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते थे, यानी किसी स्टूडेंट को फीस की जरूरत पड़ती तो वो उसकी फीस दे देते, गरीबों के लिए फ्री एम्बुलेंस सुविधा करवाते, ब्लड डोनेशन करवाते और इसीलिए बाला साहब को महाराष्ट्र में एक आइडल माना जाने लगा था। बाला साहब हिंदुत्व की राजनीति करते थे। उन्होंने कहा था कि मैं मेरी शिवसेना को कांग्रेस का कभी नहीं बनने दूंगा। ये मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। बाला साहब बीजेपी स्पेशली नरेंद्र मोदी से काफी इम्प्रेस थे। जब एक बार एल.के. आडवाणी ने उनसे पूछा था कि उनका नरेंद्र मोदी पर क्या विचार है तो बाला साहब ने काफी साफ शब्दों में कहा था कि जिस दिन मोदी गुजरात से गया उस दिन गुजरात गया। एका वाक्यात आजही आडवाणी आहेत। फोन करून विचारा त्यांना मी बोललो की नाही त्यांच्याशी हे वाक्य। म्हटलं आडवाणी जी माफ कीजिए, मेरा कहना इतना ही है, यही है, नरेंद्र मोदी गया गुजरात गया, हे माझं वाक्य। और इसी कारण आगे जाकर 1995 में महाराष्ट्र के स्टेट असेंबली इलेक्शन में शिवसेना और बीजेपी एक साथ जुड़ गए और एक साथ इलेक्शन लड़ा और इसी वजह से क्लियर मेजोरिटी के साथ वो पहली बार इलेक्शन जीते। लेकिन बाला साहब को सत्ता और पैसों का लालच नहीं था। वो जब जीते तो खुद उन्होंने गद्दी पर ना बैठकर मनोहर जोशी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। इसके लिए मैंने एक कोट कहा जाता है कि लोग तब पावरफुल बनते हैं जब कुर्सी उनके पास आती है, लेकिन बाला साहब बिना कुर्सी के ही सबसे पावरफुल थे। उनसे जुड़कर
बढ़कर कुर्सियां पावरफुल हो जाती थी। और जैसा कि मैंने कहा कि शिवसेना के ऊपर गुंडागर्दी का बहुत बड़ा आरोप लगाया जाता था। वाशिंगटन पोस्ट ने एक बार कहा था कि बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र पर वैसे ही राज करते हैं जैसे गैंगस्टर अल कपोन शिकागो पर राज किया करता था। लेकिन गैंगस्टर अल कपोन की मौत पर शिकागो में इतने लोग जमा नहीं हुए थे जितने महाराष्ट्र में बाला साहब की मौत पर हुए। मुंबई में साल 2012 में जब बाला साहब ठाकरे की मौत हुई थी तो 30 लाख लोग उन्हें अलविदा कहने के लिए सड़कों पर जमा हुए थे। नेत्याला निरोप देण्यासाठी आल्याचे दिसतंय। और उस समय मानो पूरा मुंबई रुक गया था, जो कभी नहीं रुकता। ये खबर भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में न्यूज बनी थी। एक बड़ी बात ये भी है कि शिवसेना के फॉर्मेशन में बाला साहब के बड़े भाई श्रीकांत ठाकरे का भी बड़ा रोल था। अब बाला साहब ठाकरे के खुद के 3 बेटे थे और श्रीकांत ठाकरे के बेटे थे राज ठाकरे। अनफॉर्चुनेटली बाला साहब के बड़े बेटे की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो बाला साहब के काफी करीब थे। वहीं दूसरे बेटे से बाला साहब की कभी बनती ही नहीं थी, बल्कि वो उन्हें एक ट्रेजेडी मानते थे। इसी वजह से बाला साहब अपने तीसरे बेटे उद्धव ठाकरे पर विश्वास करते थे। इवन बाला साहब राज ठाकरे के भी काफी क्लोज थे। लेकिन उद्धव और राज एक दूसरे से काफी डिफरेंट थे। जहां उद्धव बेहद शांत स्वभाव के थे और उनका शौक सिर्फ फोटोग्राफी हुआ करता था, वहीं राज का इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था और वो काफी अग्रेसिव नेचर के थे। माना जाता है कि बाला साहब की जगह लेने की काबिलियत राज ठाकरे में ही थी। वो शिवसेना के काम में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और बाला साहब की तरह उनका बोलने का तरीका भी था। इवन वो बाला साहब की तरह कार्टूनिस्ट भी थे। इस बात को उद्धव ठाकरे की मां और बाला साहब की बीवी ने नोटिस कर लिया था। फिर एक बार जब वो स्टेज पर बेहोश हुई तो उन्होंने बाला साहब से वचन ले लिया कि वो उद्धव ठाकरे को ही अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। इस वचन का सम्मान करते हुए बाला साहब ठाकरे ने मरने से पहले उद्धव को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, यानी घोषित कर दिया। लेकिन इससे शिवसेना में दरार आ गई और इसीलिए 2006 में राज ठाकरे ने शिवसेना को छोड़ दिया और अपनी खुद की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई। उनका कहना था कि बाला साहब का असली विजन जो है वो राज ठाकरे जिंदा रखना चाहते हैं। इसके बाद शिवसेना के कई प्रोमिनेंट मेंबर्स भी एमएनएस में शामिल हो गए। राज ठाकरे ने 2008 में जेट एयरवेज द्वारा 800 वर्कर्स का ले ऑफ किए जाने का विरोध भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी को अगर महाराष्ट्र में ऑपरेट करना है तो हिंदी और इंग्लिश के साथ मराठी में भी सर्विस देनी पड़ेगी। राज ठाकरे ने अर्नब और राजदीप जैसे जर्नलिस्ट को भी बिल्कुल चुप करा दिया था। बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूँ, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूँ तो मैं ऐसे रहता हूँ। क्यों? सामने वाला आदमी कैसे है उसके ऊपर निर्भर होता है। आप सामने वाले को इंटिमिडेट करने की कोशिश करो। मैं इंटिमिडेट नहीं हो रहा हूँ। बिल्कुल नहीं। मनसे हो या शिवसेना, वो ताकत नहीं रही है जो 10, 15, 20 साल पहले थी। क्या आप मानते हैं? हम लोग हमारी ताकत दिखा देंगे आपको। कभी भी ये सोच भी नहीं सकते कि एक ना एक दिन आप वापस जाओगे शिवसेना में। तुम जाओगे? जा सकता हूँ, कौन जाने। तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। कभी नहीं जाओगे? कभी नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। आगे है क्योंकि एक साल पहले कुछ है एक साल। नहीं, एक मिनट, मुझे अभी इनफ हो गया, बहुत हो गया। नहीं, बात हो गया। लेकिन इनके डिसीजन ही इनकी पार्टी के डूबने का कारण भी बने। एक्चुअल में ये शॉर्ट टर्म फैसले लेते थे, इसकी वजह से ये लॉन्ग टर्म ही नहीं सोच पाते थे। इवन एक समय ऐसा आया कि राज ठाकरे की एमएनएस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच काफी लड़ाई होने लगी। एक बार तो शिवसेना और एमएनएस के वर्कर्स आपस में ही भिड़ गए। शिवसेना और एमएनएस वर्कर्स के बीच एक बहुत बड़ा क्लैश भी हुआ था। मुंबई के फोर्ट इलाके में शिवसेना और एमएनएस के कार्यकर्ताओं में मारपीट हुई है। दोनों तरफ से जबरदस्त पत्थरबाजी हुई है। लेकिन इन सब के बाद भी एमएनएस 2009-2012 में अच्छा परफॉर्म कर लेती है। इवन 2013 में तो एमएनएस ने 13 सीटें जीती थी। लेकिन ये सब बस एमएनएस का एक पीक पॉइंट बनकर रह गया, क्योंकि एमएनएस के वोटर्स बेस मराठी मनुष्य था। जब इलेक्शन हुए तो बीजेपी और शिवसेना की कंबाइंड स्ट्रेंथ ने राज ठाकरे की पार्टी को पूरी तरह से हरा दिया और उन्हें 2014 के इलेक्शन में सिर्फ 1 सीट मिली। राज ठाकरे के अकॉर्डिंग उनका मकसद था शिवसेना को हराना, क्योंकि शिवसेना ने उनके साथ धोखा किया है। इस चक्कर में वो कभी कांग्रेस का सपोर्ट करते, कभी वो कहते कि कांग्रेस से नहीं हाथ मिलाएंगे, कभी बीजेपी के साथ जुड़ जाते, कभी कहते कि वो अकेले ही लड़ेंगे, कभी कहते कि मोदी के खिलाफ जाएंगे और मोदी मुक्त भारत बनाएंगे, तो कभी मोदी के गुणगान करने लगे। मतलब इनकी स्ट्रेटेजी पूरी तरह कंफ्यूज थी। इसकी वजह से लोगों का इन पर भरोसा हिल गया और लोग इन्हें एक ऐसा नेता मानने लगे जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। और वहीं शिवसेना ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा और इसका रिजल्ट ये हुआ कि 2019 के असेंबली इलेक्शन में मेजोरिटी के साथ इसने जीत हासिल की।
इस इलेक्शन में उन्हें 161 सीट्स मिली, जिसमें से 105 सीटें बीजेपी को मिली थी और शिवसेना 56 सीटें जीती थी। लेकिन इसी 2019 के इलेक्शन से शिवसेना की किस्मत पलटी, क्योंकि उन्होंने इस बात पर इलेक्शन लड़ा था कि भाई जो बड़ी पार्टी है उसका आदमी ही चीफ मिनिस्टर बनेगा, यानी देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन इस जीत के बाद उद्धव ठाकरे ने अपना स्टांस चेंज कर लिया और यहाँ पर लोगों का मानना है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को काफी नुकसान पहुंचाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो बीजेपी के साथ अलायंस में तभी रहेंगे जब उनकी पार्टी का सीएम होगा, लेकिन ऑब्वियसली बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी तो उन्होंने उद्धव ठाकरे की बात मानने से इनकार कर दिया और इस वजह से उद्धव बीजेपी से अलग हो जाते हैं और जाकर कांग्रेस से जुड़ जाते हैं। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी बाला साहब लड़े थे और उन्होंने कहा था कि कभी वो शिवसेना को कांग्रेस से नहीं जोड़ने देंगे। अब यहीं से शिवसेना बीजेपी की आइडियोलॉजी से पूरी तरह अलग होने लगती है। कभी उद्धव ठाकरे मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं जिनके खिलाफ बाला साहब ने पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी, तो कभी वो आर्टिकल 370 का विरोध करते नजर आते हैं जो बाला साहब का सपना हुआ करता था। कभी उद्धव ठाकरे वीर सावरकर का खुलेआम अपमान करते हैं तो कभी काशी मथुरा मंदिरों पर होने वाली बात को फेक हिंदुत्व बताते हैं। लोगों को हैरानी तब हुई जब उद्धव ठाकरे बाला साहब की विचारधारा के खिलाफ जाकर औरंगजेब को शहीद बताने लगे। इवन जब 2 साधुओं की खुलेआम हत्या कर दी गई तब भी शिवसेना ने कुछ नहीं किया। एक बुजुर्ग संत की बेरहमी से हत्या की ये तस्वीर आपको विचलित कर सकती है। बल्कि वहाँ 2 पुलिस वाले भी थे। इवन ये भी कहा गया कि राहुल गांधी के प्रेशर में आकर इस केस की इंक्वायरी तक इफेक्ट की गई थी। और अभी भी आपका पेट नहीं भरा हो तो ये भी सुन लीजिए कि शिवसेना ने अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM के साथ अलायंस किया था। तो मतलब शिवसेना की आइडियोलॉजी के एकदम अपोजिट था। इवन बाला साहब का जो सपना था कि धारावी को मॉडर्न बनाया जाए और वहाँ रह रहे गरीबों को अच्छी जिंदगी दी जाए, शिवसेना ने एनवायरमेंट के नाम पर उसका भी विरोध किया। ये मुंबई में बुलेट ट्रेन भी नहीं चलने देना चाहते और मेट्रो कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं होने देना चाहते। मतलब इतना सब होने पर साफ पता चलता है कि बाला साहब की शिवसेना में अब उन्हीं के विचारों की कोई जगह नहीं है। इन सभी चीजों से एकनाथ शिंदे परेशान हो जाते हैं जो पार्टी के सीनियर लीडर भी हैं और ठाणे के एक हिंदूवादी लीडर भी हैं। वो उद्धव ठाकरे से अलग होकर पार्टी बनाते हैं और इस पार्टी को असली शिवसेना डिक्लेयर कर देते हैं। वो कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़कर NDA के साथ अलायंस कर लेते हैं क्योंकि इनके साथ 76% कार्यकर्ता थे। इन्हें शिवसेना का नाम, फ्लैग, रेसिडेंस और सिंबल सब कुछ मिल जाता है और इस तरह एकनाथ शिंदे की शिवसेना असल शिवसेना बन जाती है। कांग्रेस के प्रेशर में उद्धव ठाकरे वो सब कर रहे हैं जिसका जिंदगी भर बाला साहेब ने विरोध किया। अब इतना सब हो जाने पर जब उद्धव ठाकरे को शिवसेना और राज ठाकरे को MNS डूबती हुई लग रही है तब ये दोनों हाथ मिला लेते हैं और साथ आ जाते हैं और मराठी बचाने के नाम पर अपने कार्यकर्ता से महाराष्ट्र में मारपीट तक करवाते हैं। इवन ये दोनों खुद को महाराष्ट्र का गुंडा तक कहते हैं। जहाँ बाला साहेब आम लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, वहीं अब ये लोग उन्हें ही अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पिटवा रहे हैं। इवन अब उद्धव ठाकरे खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहने से भी हिचकिचाते हैं। कांग्रेस से राहुल गांधी जी से बाला साहब ठाकरे जी के लिए हिंदू हृदय सम्राट बुलवाकर दिखाएंगे, चैलेंज कर रहे हैं। पहले वो खुद कहेंगे कि वो बाला साहब उनके कोई क्लासमेट नहीं थे, तो पहले वो शुरू करे हिंदू हृदय सम्राट, फिर मैं कहूँगा। जहां बाला साहेब ने अपना एक अलग ही नाम बनाया था, वहीं उन्हीं के वंशजों ने उनका पूरा नाम डुबो दिया। ऐसे में अब आप बताइए कि क्या इन दोनों के साथ आने पर भी शिवसेना की वो पावर वापस आ सकती है जो बाला साहब के समय पर थी? क्या हिंदुओं के लिए डट कर खड़े रहने वाले बाला साहेब की जगह उनके सेक्युलर बच्चे ले सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताओ और हाँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि सभी को शिवसेना की असल सोच पता चल सके। और हाँ, शिवसेना की तरह हमारे चैनल को डूबते हुए नहीं देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी तरह की और वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।